नमस्कार। परसों मैंने एटीएस में अपनी छोटी से अवधि के दौरान जो तैनाती हुई थी, एटीएस के इंसिडेंट्स के बारे में परसों से जिक्र करना शुरू किया था। मैं कुल 3 महीने ही एटीएस में रहा। तमाम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे जिनका रिज़ल्ट मेरे वहाँ रहते तक नहीं आया था, और कुछ पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट थे जो टर्मिनेट हुए थे, जिनका मैंने पिछले 2 दिनों में जिक्र किया। आज एटीएस की तैनाती का ये अंतिम इंसिडेंट, अंतिम प्रकरण आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद से कल से मैं जनपद अलीगढ़ में अपनी तैनाती पर जब चला गया था, उसके बाद से अलीगढ़ के जो क्राइम के प्रकरण हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ था, उसके पहले एटीएस के सामने FICN की सर्कुलेशन, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन, इस सबसे बड़ी समस्या थी, और लगभग पूरा देश इस परेशानी से जूझ रहा था, क्योंकि जो ये FICN थे 500 और 1000 के डिनोमिनेशन के, ये किसी पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क के का जो मिंट होता है, जो छापाखाना होता है, जो प्रेस होता है जहाँ करेंसी नोट्स छपते हैं, वहाँ की छपाई के लगते हैं। क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो लगभग सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मीट करने वाले ये करेंसी नोट्स, जिनको आसानी से बैंकों में, ATM में और बाज़ार में चलाया जा सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं था। प्रॉफिट का मार्जिन बहुत था, 1:3 का मार्जिन था। अगर आप एक असली नोट उनको देंगे तो वो आपको 3 नकली नोट देंगे। तो इसलिए इसका बाज़ार फैलता गया, और बहुत, मुझे नहीं पता कि नोटबंदी किए जाने के पीछे एक कोई कारण ये भी था कि नहीं था, लेकिन नोटबंदी के बाद से ये प्रकरण बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और अब पिछले इसी साल 2020 में ज़रूर कुछ न कुछ इस तरह के प्रकरण अब आने लगे हैं। ऐसा लगता है फिर कहीं से ये देश के बाहर किसी प्रिंटिंग प्रेस में फिर से नए डिनोमिनेशन, यानी यही 2000 और 500 के नोट शायद फिर छपने लगे हों, लेकिन अभी इनका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड है। उस समय 2016 से ठीक पहले इसका जो सर्कुलेशन था मार्केट में, उसकी बहुत बड़ी संख्या थी, और एटीएस की लगभग आधी स्ट्रेंथ बनारस की पूरी यूनिट, गोरखपुर की पूरी यूनिट, कानपुर की पूरी यूनिट, इसके पास FICN का ही काम, FICN के ही इनपुट हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा कि उसके पहले करीबन 10 साल पहले FICN जब जोर पकड़ने लगा था, तो उससे संबंधित सभी विवेचनाएं CBI को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, चाहे जितने छोटे अमाउंट की रिकवरी हुई हो, ताकि CBI समेकित रूप से एक साथ उसकी जांच कर सके। NIA बनने के बाद फेक करेंसी नोट्स से संबंधित सारी विवेचनाएं NIA करने लगी, और शायद उसी के बाद फिर कुछ इस तरह की बात हुई कि ये जो नए डिनोमिनेशन के नोट अब भारत में प्रचलन में हैं, उनमें तमाम ऐसी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं जिन पर किसी दूसरी एजेंसी या दूसरी उसका कम फ़र्क पड़े, यानी कोई दूसरा अगर उसी जगह से कुछ खरीद रहा है जहाँ से मटेरियल यहाँ की प्रिंटिंग के लिए आता है, तो उसका पता लग सके। तो इसलिए उस समय जब मैंने ज्वाइन किया, तो उस समय 2 बड़े ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हमारे वहाँ पर चल रहे थे FICN के। एक मालदा से जो रूट होके आता था, और दूसरा नेपाल से रक्सौल बॉर्डर क्रॉस होके बिहार से होके आता था। ये 2 रूट बड़े थे, और इधर से लोग, जो लालची लोग हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाने की जिनकी चाहत है, वो अपना संपर्क में रहते थे, भाग के जाते थे, पैसा देते थे और नकली नोट ला के उन्हें बाज़ार में चलाते थे। मैंने बताया कि इसमें रिस्क कम था, प्रॉफिट ज़्यादा था। 13 जून 2016 को जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय, उससे थोड़ा दिन पहले ही 25 मई 2016 को चारबाग रेलवे स्टेशन पे FICN का जो कारोबारी था, बड़ा कारोबारी निज़ामुद्दीन अंसारी, वो पकड़ा गया। निज़ामुद्दीन अंसारी सन ऑफ स्वर्गीय हबीब अंसारी, ग्राम बखरी, पोस्ट लतिहनवा, थाना आदापुर, डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण, बिहार।
इसके पास से 7.5 लाख रुपए की नकली नोट FICN बरामद हुई थी। इसे गिरफ्तार किया गया। फिर ये कोशिश की गई कि ये जो चंपारण के थ्रू जो आ रहा है इसका पता किया, तो ये वाया नेपाल माल इसका लाया जा रहा था, नेपाल से वही रक्सौल के बॉर्डर से। लेकिन नेपाल से कुछ FICN अपने उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नेपाल की बहुत लंबी सीमा लगी हुई है, परफोरेटेड है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है, तो वो जगह जगह पैदल आने जाने के हजारों हजार रास्ते हैं जहाँ से लोग आ जा सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स जो हैं FICN के, वो उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी FICN में ऑपरेट कर रहे थे। वो टीम जो हमारी वहाँ से गिरफ़्तार करके लाई थी चारबाग रेलवे स्टेशन से निज़ामुद्दीन को, फिर उसको इसी रूट का जब पता लगा तो 31 मई को ATS को फिर बड़ी एक सफलता मिली। जौनपुर में ये गिरफ्तारी हुई। जौनपुर में एक महिला तारा देवी वाइफ ऑफ रामराज हुसैनाबाद लाइन बाज़ार, और दूसरा बच्चन निषाद सन ऑफ जिलेदार निषाद हरकपुर थाना सिकरारा, इन दोनों के पास से 2-2 लाख रुपए की FICN बरामद हुई। यानी आप देखिए कि करीब करीब 10 लाख रुपए सिर्फ 2 आदमियों से, बहुत छोटे ऑपरेटर, 3rd फेज़ के या 4th फेज़ के सीढ़ी में, 4थी सीढ़ी के ऑपरेटर्स के बाद ये 10 लाख रुपए बरामद हो गए। ज्वाइन करने के बाद ये बताया गया कि इस समय सबसे बड़ी समस्या FICN की है। FICN, ISI और एक्सप्लोज़न, 3 बड़ी समस्याएं उस समय ATS के सामने थीं। जो बड़े जो ATS की प्रायोरिटीज़ थी वो इस क्रम में उस समय बनी हुई थी प्रदेश के लिए। तो जो FICN में डील कर रही थी टीम, उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया। उनके लोग जो इस पे काम कर रहे थे उनको बुलाया गया, सारे इनपुट्स पूछे गए, नेशनल एजेंसीज़ के इनपुट पूछे गए, और फिर वही जो दिक्कत हुई, जो चिंता का विषय था कि ये 2 रूट कैसे बंद किए जाएं, क्योंकि दोनों ही रूट देश के बाहर की सीमा के बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, और छोटे छोटे ऑपरेटर हम अगर 4, 6, 10, 15 बंद भी कर देंगे तो नए लोग तैयार बैठे हुए थे उनको ख़रीदने के लिए और चलाने के लिए। तो ये कोशिश की जा रही थी कि इनका जो बड़ा माल है, इनका बड़ा चंक है, इनका जो हैवी अमाउंट है वो पकड़ा जाए, और बड़े ऑपरेट करने वाले अगर पकड़े जाएंगे तभी हम इसमें सक्सेसफुल होंगे कि हम इनके इस ऑपरेशन को यहाँ पर बंद कर पाएँ। CDR के नाल से शुरू हुई। मैंने आपको बताया था कि चूँकि इसका मुख्यालय ATS का लखनऊ में है, और बाकी इसकी बहुत ढेर सारी यूनिट हैं, गोरखपुर है, कानपुर है, बनारस है, मेरठ है, बरेली भी था उस समय, और एक सहारनपुर में है, नोएडा में है। इस तरह से इसकी बहुत ढेर सारी, झांसी में भी है। इस तरह की नोटिस, इस तरह के जो इसकी ब्रांचेज़ हैं, इसके जो ऑफिस हैं, ब्रांच ऑफिसेज़ हैं, ये लोकल लेवल पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, और जो हमें प्राप्त होती है, जो हेडक्वार्टर को प्राप्त होती है इंटेलिजेंस दूसरी एजेंसीज से, उनको भी हम नीड टू नो बेसिस पे शेयर करते हैं। और एक्शनेबल पार्ट जो भी है वो ATS के हिस्से आता है। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो लोकल पुलिस से मदद ली जाती है, वरना ATS ने अपने कमांडोज ट्रेन कर रखे हैं, और ATS अपने कमांडोज के साथ रेड में जाती है या गिरफ्तारी में जाती है, ताकि अगर लोकल कोई कनाइवेंस है, लोकल पुलिस के पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, या लोकल पुलिस की जानकारी में ऐसा कुछ हो रहा है, खासकर FICN के बारे में, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए हम अपनी फोर्स के साथ ये ऑपरेशन हमेशा किया करते थे। तो ये रीऑर्गेनाइज वहाँ से किया गया, और 2 टीमों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। जो मालदा के रास्ते से, यानी पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के रास्ते से आने वाला जो FICN है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम लगा दी गई, और दूसरी डेडिकेटेड टीम जो नेपाल के रास्ते से FICN यानी फेक करेंसी नोट्स जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे या उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट हो रहे थे, उनको अलग डेडिकेटेड टीम, दोनों को एक एडिशनल, दोनों को एक डिप्टी SP उनका प्रभारी बनाया गया। अब उनसे जो इन्फॉर्मेशन आती थी, पहले तो ये हुआ कि जो पुराने पकड़े गए, करीब 40 के आसपास पहले FICN के ऑपरेटर्स पकड़े जा चुके थे। इनके जो मोबाइल नंबर थे उसमें जितने कॉन्टैक्ट थे
हज़ारों टेलीफोन नंबर थे। उनको फिर से उनकी एनालिसिस शुरू की गई। बड़े सॉफ्टवेयर में एक एक का 3-3 महीने 4-4 महीने की डिटेल्स मंगवा के उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये देखा जाने लगा कि इनमें से क्या इस 1000-2000 नंबर्स में या 1000-2000 कॉन्टैक्ट में इन लोगों के क्या इनमें से कोई 1-2-3-4 अभी भी एक्टिव हैं, क्या उनका मूवमेंट अभी भी नेपाल के बॉर्डर से यूपी के भीतर तक या मालदा से ट्रेन के द्वारा उत्तर प्रदेश के भीतर तक हो रहा है। ढूंढते ढूंढते ऐसे हम लोगों को नंबर मिल गए जो ऑपरेटर्स के गिरफ्तार होने के बाद फिर से नए सिरे से अपने को ऑर्गेनाइज करके और ये धंधे में फिर आ गए थे। और उसी चैनल को, जिस चैनल से पुराने पकड़े गए जो FICN के ऑपरेटर्स हैं, जहाँ से वो लिया करते थे, माल कहते हैं इसको, कि जहाँ से ये माल लिया करते थे उसके कांटेक्ट में ये नए लोग भी आ गए थे। अब उनको एक एक करके परसू किया गया, लेकिन इस बार इसकी इंटरमिंगलिंग नहीं की गई कि मालदा वाले मालदा के रूट को देखेंगे और नेपाल वाले नेपाल के रूट को देखेंगे। जो मालदा वाला रूट देखने वाले थे वो उनको उसमें हमें सक्सेस मिलने लगी। उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाले लोग ज़्यादातर ये बाई रोड नहीं आते थे, वहाँ से चलते थे, तो हमेशा ये ट्रेन से आते थे। और ट्रेन जो इस तरफ जाने वाली हैं वो मुगल सराय से होके गुजरा करती हैं। हम लोगों ने अपने जो ट्रैवल करने वाले हैं उसमें खुंचे वाले हैं, फेरी वाले हैं या जो और लोग हैं, इनसे कांटेक्ट हमारी लोकल टीम ने बना लिया कि मुगल सराय से 4-5 रेलवे स्टेशन पहले से लोग चढ़ते थे जनरल कंपार्टमेंट में, रिज़र्व कंपार्टमेंट में। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती थी उससे उन पर निगाह रखते थे और मुगल सराय आते आते हम उन्हें टारगेटेड लोगों को उतार के उनकी तलाशी ले लेते थे। इसमें हमें बड़ी बड़ी सफलताएँ मिली। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स हमें मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे मिल गए। बाद में RPF, क्योंकि अभी रोज़ रोज़ इतने मैन पावर को बेकार करना, रेलवे स्टेशन पर लगाए रखना, रेलवे ट्रेन में अलग अलग ट्रेनों में उन्हें वहाँ चढ़ाना उतारना, बड़ा ज़्यादा ATS का जो मैन पावर था वो इसमें वेस्ट हो रहा था। फिर ये काम RPF को दिया गया कि RPF चूँकि थ्रू आउट ये लोग उसी गाड़ी में रहते हैं, इनके लिए ज़्यादा आसान था, तो जो कॉन्टैक्ट्स थे उनकी RPF वालों से जान पहचान कराई गई। और फिर RPF ने बहुत बड़ी मात्रा में फेक करेंसी नोट्स की रिकवरी, ट्रेन में आने वाली जो मालदा से आती थी उसको उसमें बहुत ढेर सारे अरेस्ट किए और बहुत ढेर सारी रिकवरी की। लेकिन जब ज़्यादा रिकवरी और ज़्यादा अरेस्ट होने लगी तो इन लोगों ने ये ट्रेन का रास्ता छोड़ दिया। फिर ये छोटे छोटे रास्ते से, जैसे एक वहाँ से चले और किसी को दिल्ली जाना है तो वो सीधे कलकत्ता से चल के दिल्ली नहीं जाता था, वो कलकत्ता से पटना आएगा, पटना से फिर वो भोपाल का कोई रास्ता पकड़ लेगा या पटना से वो इधर दूसरी तरफ का रास्ता पकड़ लेगा और फिर वो वाया मुगल सराय रेलवे स्टेशन को वो अवॉइड करने लगे। और इधर जैसे ही ये कम होने लगा तो ये अंदाज़ लग गया कि अब ये हमारे नज़र से ओझल हो रहे हैं, ये दूसरे रूट्स में जहाँ हमारी पहुँच नहीं है या जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, ये उस रूट का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। इसी बीच ये एक्टिविटी यहाँ नेपाल के बॉर्डर पे बढ़ गई। जो मालदा में माल सप्लाई करने वाले थे वो वहाँ से फिर सीधे नेपाल को भेजने लगे, बाई एयर ये ले जाते थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ढेर सारी फेक FICN काठमांडू एयरपोर्ट पे पकड़ी गई। आप 2014, 15, 16 इन तीनों सन में काठमांडू एयरपोर्ट पे जो रिकवरी हुई होंगी फेक इंडियन करेंसी नोट्स की, उसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में ये जो पाकिस्तान से आए वो भी पकड़े गए और जो इधर बांग्लादेश से आए वो भी पकड़े गए। फिर हम लोगों ने इसको कंसंट्रेट किया अपने आप को बिहार में समस्या ये थी कि हमारे भी पुलिस वाले वहाँ जाने को तैयार नहीं होते हैं कि साहब वहाँ लोकल पुलिस मदद नहीं करती है, और फिर वहाँ हमारे जाने में वहाँ जो लोकल गठजोड़ है वो इतना स्ट्रांग है कि हम रेड नहीं कर सकते बिना लोकल पुलिस के, और लोकल पुलिस हमारी मदद वहाँ बिहार में नहीं करती। फिर DG ऑफिस के लेवल पे एक बड़ी मीटिंग हुई। हमारे ADG LO साहब थे, दलजीत चौधरी साहब, उन्होंने बिहार में पुलिस अधिकारियों से बात की कि साहब हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट है और अगर आप मदद करेंगे तो FICN का ये चेन है हम इसको तोड़ पाएंगे। खैर मीटिंग के बाद तय हुआ और हमें बिहार पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी दे दी गई।
हम अपने सारे जो गैजेट्स हैं एनालिसिस के उसके साथ यहाँ से निकले कि बार बार वहाँ से पूछने में हेडक्वार्टर पर कि ये कौन सा नंबर आया क्या आया, हम वो गैजेट्स साथ में लेके गए और वहीं एक गेस्ट हाउस में हमने अपने आप को स्थापित किया। फिर ये पता लगा कि सारी एक्टिविटी पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, अलग अलग जगहों पे। पूर्वी चंपारण में कम से कम 10 ऐसी जगहें थीं जहाँ से हमें नंबर्स, जहाँ से इंटरनेशनल कॉल्स भी जा रही थी बांग्लादेश और नेपाल को, और जहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में भी जहाँ पर ये ऑपरेटर्स पहले पकड़े गए हैं वहाँ भी ये कॉल्स या तो लैंड कर रही थी या ओरिजिनेट हो रही थी। हम लोग पूर्वी चंपारण गए। एक हफ्ते तक हमारी टीम पूर्वी चंपारण में गेस्ट हाउस में रही और वहाँ पर हम लोगों ने पहले फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि कहाँ जाने लायक है कहाँ। लेकिन इस दौरान बिहार पुलिस की जो टुकड़ी हमारे साथ थी उन्होंने भी बड़ी मदद की। वो स्थानीय पुलिस को बता दिया करते थे कि बाहर की टीम है और पूरी मदद करनी है। तो कभी हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि वहाँ स्थानीय स्तर पे कभी किसी तरह का कोई विरोध हुआ या किसी ने अनिच्छा जाहिर की कि नहीं साहब हम उस गांव में रेड के लिए नहीं जा सकते हैं। तो खैर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। एक हफ्ते तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। थोड़ा हम भी मायूस होने लगे कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद हम सही जगह क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों फेल हो रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर हमें सफलता मिल गई 27 जून को। 27 जून को वहाँ पूर्वी चंपारण में रामगढ़ थाना क्षेत्र में हमें 4 लोगों की हमने गिरफ्तारी की कॉल डिटेल के आधार पे और जो हम नंबर सुन रहे थे उसके आधार पे। चंद्र प्रकाश शुक्ला, अजय उपाध्याय, अजय गुप्ता और अमरनाथ, ये सब लोकल रहने वाले थे। इनके पास से 15 लाख रुपए की फेक करेंसी नोट्स बरामद हुए। बहुत बड़ी संख्या थी। उसके बाद भी हम वहाँ रुके रहे और हमने बिहार पुलिस से ये डिटेल्स शेयर की कि यहाँ पे कितने और सेंटर्स हैं जहाँ से ये FICN का सर्कुलेशन देश के अलग अलग हिस्सों पे हो रहा है। बिहार पुलिस ने भी इसके बाद मेहनत की और उन्होंने भी FICN के जो बड़े किंग पिन्स थे वहाँ पर उनकी अरेस्ट की। उसमें कुछ आपस में गैंगवार भी हो गया, जो 2 ग्रुप्स FICN के पर अपना कब्जा करना चाहते थे फेक करेंसी नोट्स पर, उनमें आपस में तमाम गोलाबारी हुई, कुछ लोग मारे भी गए। तो आप ये देख लें कि इसी 3-4 महीने में 7.5 लाख एक, 4 लाख एक और 17 लाख एक, यानी करीब 20-25-30 लाख रुपए ये केवल एक महीने में एक छोटे से मॉड्यूल से बरामद किया गया और एक हमारी उत्तर प्रदेश की यूनिट ने गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ज़िलों में बहुत जहाँ जहाँ अच्छे मुखबिर का तंत्र लोगों ने डेवलप कर रखा था वहाँ भी कहीं 1000, कहीं 50,000, कहीं लाख 2 लाख ये उस समय बरामदगी होती थी स्टेट की। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में दिल्ली पुलिस ने उस बीच में बहुत बरामदगी की थी फेक करेंसी नोट्स की। उन्होंने भी सिस्टम अपना सही जगह फिक्स कर लिया और जब जब ये वहाँ से लेके चलते थे नेपाल से या मालदा से, और अगर दिल्ली आने वैसे तो ये मुगलसराय में इंटरसेप्ट हो जाते या फिर अगर रक्सौल से निकल रहे थे रक्सौल में इंटरसेप्ट होते, पूर्वी चंपारण और बिहार के बाकी दूसरे हम लोगों ने ब्लॉक कर दिए। लेकिन अगर इससे भी कोई स्लिप करके निकल जाता था तो दिल्ली पुलिस दिल्ली में इनको गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन उस समय जो इसका अमाउंट था, जो महीने भर में बरामद होने का अमाउंट था, वो बहुत ज़्यादा था। 3 महीने में यही मैंने आपको 25 लाख का हिसाब बता दिया। दिल्ली पुलिस ने और बड़ी बड़ी एक साथ 25 लाख, 30 लाख और कहीं कहीं 50 लाख की भी रिकवरी इसी FICN की उसी पीरियड में 2015-2016 में की थी। तो ये पूरे उत्तर भारत में ये ऐसा जाल फैला हुआ था कि बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इससे कैसे जूझा जाए, कैसे लड़ा जाए। शायद इसीलिए सभी नेशनल एजेंसीज इसमें अपना योगदान दे रही थीं और इसीलिए इसकी विवेचना बड़ी यानी CBI NIA के हाथ में दी गई थी ताकि ये सही जगह तक पहुंच सकें जहां से हम इनको जहां से ये इनका या तो छपना रोक सकें या जो छपने के लिए मटेरियल आ रहा है उसको रोक सकें, या अगर छप गया है तो वहाँ से जो सप्लाई निकलते ही नेक्स्ट जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पर हम इनको पकड़ सकें। और ऐसा हुआ भी। काठमांडू एयरपोर्ट पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में 2015 और 16 में फेक करेंसी नोट्स आइडेंटिफाई किए गए और लोग वहाँ पकड़े गए। इसी तरह मुंबई में
मुंबई और गुजरात के पोर्ट्स पर भी फेक करेंसी नोट्स की बड़ी संख्या में रिकवरी हुई और बड़ी संख्या में इनकी बरामदगी भी हुई थी। तो मेरे कहने का आशय ये था कि उस समय देश की सभी जिसकी जितनी कैपेसिटी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो नेशनल लेवल की हैं, जिस स्टेट की अपनी एजेंसी है, अगर किसी के मैंडेट में फेक करेंसी नोट्स नहीं भी रहा होगा तो उस समय इस संबंध में जो बड़ी मीटिंग्स होती थी, एटीएस के लोग भी मीटिंग दिल्ली में जाया करते थे और वहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था कि किसको कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है FICN के सर्कुलेशन की। मेरे कहने का आशय ये कि ये उस समय बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में आ गया था और बड़ी मुश्किल से फिर खैर हम लोग जो कर सकते थे वो कर ही रहे थे। जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जहाँ जहाँ भी इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा मोड़ा उसमें कामयाब भी हो रही थी, लेकिन मेजर चंक को हम नहीं रोक पा रहे थे। शायद जब ये नोटबंदी डिक्लेयर की गई 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद फिर एक भी फेक करेंसी नोट्स पुरानी जो हैं, जो चलन में नहीं हैं, वो कहीं रखी हुई मिल गई हों, बरामद हो गई हों तो नहीं कह सकते। नई FICN का कोई केस अगले 2 साल तक 3 साल तक नहीं आया। बीच में जो अब आना शुरू हुआ है, अब इसको भी देखा जा रहा है कि इसकी क्वालिटी के हिसाब से ये कहाँ प्रिंट हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, ये भारत में कहीं प्रिंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी प्राइवेट प्रिंटर इसको प्रिंट कराएगा तो उसकी लागत इतनी लगेगी कि वो 1:3 में कभी उसको बेच नहीं सकता है। ये वहीं से जहाँ पहली वाली फेक करेंसी नोट प्रिंट हो रही थी, ये संभवतः वहीं से फिर प्रिंट हो रही है, फिर वहाँ से आ रही है, क्योंकि बल्क में जहाँ प्रिंट होती है, जहाँ उनकी अपनी करेंसी प्रिंट होती है, संभवतः ये वहीं प्रिंट की जाती है। कुछ लोगों ने बीच में कुछ रिकवरीज हुई कुछ ज़िलों में और प्रदेश से बाहर भी कई ज़िलों में, तो वो प्रिंटर वाली नोट्स थे, यानी बहुत ही हाई क्वालिटी कलर्ड प्रिंटर से दोनों तरफ के प्रिंट हालांकि उसके पेपर की क्वालिटी भी उतनी परफेक्ट नहीं हो पाई जितनी ओरिजिनल करेंसी नोट की है, लेकिन फिर भी उससे मिलते जुलते पेपर में वाटर मार्क्स बना के और उसी तरह की प्रिंटिंग इन्होंने हाई क्वालिटी जो प्रिंटर है, कलर्ड प्रिंटिंग फोटोकॉपियर है, उससे ये निकाल के कभी कभार देहात के मार्केट में चला लेते हैं। लेकिन आप उसमें जैसे ही देर तक पानी का इस्तेमाल उससे करेंगे तो उसका रंग निकलने लगेगा, उसका रंग फेड हो जाएगा। ऐसा कोई पक्का या मुकम्मल कलर नहीं था जिससे उसको आप प्रिंट करें और फिर वो पानी से भी न धुले, क्योंकि फिर इस तरह का इंक वो इस्तेमाल करेंगे। छोटे मोटे फ्रॉडस्टर्स जो रहते हैं गली मोहल्ले वाले, वो अपना दिन में 2-4 नोट उन्होंने प्रिंट किए, रात के अंधेरे में कहीं चला लिया, तो लेकिन जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में नोट आया, उसके कलर से पता लग जाता है कि ये नकली है। और बाकी चीज़ों से भी वो, अगर आप तेज़ धूप की रोशनी दिन में कहीं भी देखेंगे उसे, तो आपको देख के अंदाज़ लग जाएगा कि ये नकली है, जो प्रिंटर से प्रिंट करके सर्कुलेट किया जाता है। उनकी संख्या बहुत कम होती है। छोटे मोटे लोग हैं, अपना 4 से 10 नोट उन्होंने, मान लिया 2000 के 5 नोट एक दिन में प्रिंट कर लिए, 10,000 रुपये उनको हो गए, उसको चला लिया। कहीं कहीं नहीं भी चला, किसी ने जैसे उलट पलट के लोग देखते हैं, देखा और उनकी समझ में नहीं आया, वापस कर दिया, साहब हम दूसरी नोट दीजिए, नहीं लेंगे। तो इस तरह का तो हाथ मार देते हैं बहुत छोटे छोटे से लोग। लेकिन बड़ी मात्रा में बाहर से प्रिंट होके आकर सर्कुलेट होने वाला जो FICN था, वो लगभग उसके बाद से, नोटबंदी के बाद से बंद हो गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी नई कोशिश जहाँ से भी हो रही होगी, और पूरी संभावना यही है, जो पुराना इतिहास है, जो पुराने 2016 के पहले जब हम लोग इसकी गिरफ्तारी करते थे, तो अल्टीमेटली वहीं आके अटकते थे, पाकिस्तान पे ही। तो इससे ये साबित हो जाता था कि सीमा पार से ही कहीं से प्रिंट होके यहाँ आ रही है। और अब जो अब बरामद हो रहे हैं, ये भी पूरी बहुत कन्फर्मिटी से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस तरह का कोई मामला मेरे संज्ञान में 2016 की बाद की तैनाती में किसी ज़िले में नहीं आया हो जहाँ पर
हाई क्वालिटी FICN, SQFICN इसको कहते हैं, हाई क्वालिटी FICN मेरे सामने आया हो या कोई ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया हो जिससे कोई पूछताछ की गई हो कि मैं ये दावे से कह सकूं कि ये भी वहीं से प्रिंट हो रहे हैं जहां से पहले वाले 2016 के पहले वाले प्रिंट हुआ करते थे। ये एक बड़ी समस्या थी। तो आज ये मैंने ATS की अपनी तैनाती के दरमियान जो कल्मिनेट हुए थे, यानी जो प्रोजेक्ट ख़त्म हुए थे, क्योंकि वहाँ इत्मीनान से पेशेंस से काम करने वाली जगह है। तो अब उसके बाद मैं 11 सितंबर 2016 को अलीगढ़ में SSP के रूप में तैनात हो गया और कल से मैं अलीगढ़ में क्राइम की, बहुत लंबे समय में वहाँ तैनात भी रहा SSP अलीगढ़ के रूप में। वहाँ क्राइम की जो भी इंसिडेंट्स हुए ऐसे जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग में और पुलिस के दिमाग में असर डाला, उनको मैं अलग अलग दिन पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उसके साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।